हे गाइस, तो शीयल के 6 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और अभी भी इस शो का प्लॉट उतना आगे नहीं बढ़ा है। अब क्योंकि सिर्फ 3 ही एपिसोड्स रह गए हैं तो इस शो को पेस अभी पकड़ना ही होगा, कंसिडरिंग ये तीनों एपिसोड्स भी हाफ एन आवर के ही होने वाले हैं। हमें एक आइडिया जरूर मिलता है मेन विलेन के बारे में एपिसोड 6 के एंड में, और होपफुली ये प्लॉट एपिसोड 7 में भी कैरी फॉरवर्ड होगा। और क्योंकि अब सिर्फ 3 ही एपिसोड्स बचे हैं तो प्रोबेबली डेयरडेविल भी एपिसोड 7 में हमें फाइनली देखने मिल जाए। लेकिन एपिसोड 7 कुछ और राज भी खोल सकता है इंटेलिजेंसिया को लेके। सो इस वीडियो में हम इसी एपिसोड 7 के प्लॉट के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले पोटेंशियल स्पॉइलर वार्निंग देगी एपिसोड 7 को लेके, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड 6 के एंड में हम फाइनली उस ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं जिसने रेकिंग क्रू को भेजा था जेनिफर पर अटैक करने के लिए एपिसोड 3 के एंड में। इंटेलिजेंसिया एमसीयू में अब कंफर्म हो चुका है और कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के कास्ट से हम समझ सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन कौन चला सकता है। मोस्ट प्रोबेबली लीडर ही इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे है। लेकिन जैसे कि मैंने पिछले थियरी वीडियो में बताया था, कॉमिक्स में इस ग्रुप में और भी कई सारे मेंबर्स हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन एमसीयू में भी काफी वक्त से है, जस्ट दैट इसका कोई मेजर रोल नहीं रहा अब तक। अगर आपको एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन का यूलिसिस क्लॉ वाला सीन याद हो तो उसमें पहली बार इंटेलिजेंसिया के बारे में मेंशन किया गया था। यूलिसिस क्लॉ इंटेलिजेंसिया का फॉर्मर मेंबर था। अब मैं यूलिसिस क्लॉ की बात यहाँ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि एपिसोड 4 में जेनिफर के साथ डेट के दौरान टॉड जेनिफर से उसकी इम्पेनेट्रेबल स्किन के बारे में पूछता है। डेफिनेटली वो यहाँ रेकिंग क्रू के जेनिफर के ऊपर फेल हुए अटैक की बात कर रहा है। रेकिंग क्रू का डिवाइस जेनिफर की स्किन को पेनेट्रेट नहीं कर पाया था और टॉड यहाँ जेनिफर से पूछता है कि वाइब्रेनियम उसकी स्किन को पेनेट्रेट कर पाएगा या नहीं, जिस पर जेनिफर भी सरप्राइज हो जाती है। अब हम जानते हैं कि यूलिसिस क्लॉ के पास काफी सारा वाइब्रेनियम पड़ा हुआ था अपने शिपयार्ड में, जो अल्टीमेटली अल्ट्रॉन यूज कर लेता है विजन को बनाने में। और ब्लैक पैंथर मूवी से हम जानते हैं कि यूलिसिस क्लॉ ने ही ये वाइब्रेनियम वकांडा से चुराया था और वो किसी तरह वहां से बच निकला था। तो एपिसोड 6 के एंड में जो नया डिवाइस हम देख रहे हैं, इस केस में उसकी नीडल प्रोबेबली वाइब्रेनियम की ही बनी हुई है और इंटेलिजेंसिया के पास इस वाइब्रेनियम का एक्सेस यूलिसिस क्लॉ की वजह से ही आया होगा। काफी चांसेस है कि रेकिंग क्रू दोबारा शीयल पे हमला करेगा इस नए वाइब्रेनियम नीडल वाले डिवाइस के साथ एपिसोड 7 में, और इस बार वो सक्सेसफुल भी होगा। एपिसोड 6 के एंड में इंटेलिजेंसिया के एडमिन साइड पे हम एक मैसेज देखते हैं हल्क किंग नाम के यूजर का। मोस्ट प्रोबेबली ये यूजर टॉड ही होने वाला है और काफी चांसेस है कि टॉड के साथ कोऑर्डिनेशन और कोई नहीं बल्कि मैलेरी बुक खुद कर रही है। जैसे कि हमने एपिसोड 6 में देखा, मैलेरी ये नहीं चाहती थी कि जेनिफर को इंटेलिजेंसिया के वेबसाइट और इन शी-हल्क के डेथ थ्रेट्स के बारे में कुछ भी पता चले। और इवन एपिसोड 5 में हमें पता चलता है कि टॉड मैलेरी का क्लाइंट है GLK-NH में। इनिशियली मैलेरी जेनिफर के अगेंस्ट थी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो जेनिफर को सपोर्ट करने लगी और इवन उसके बिहाफ पे केसेस भी लड़ने लगी। डेफिनेटली इसके पीछे उसका कोई मोटिव जरूर है। और एपिसोड 6 में वो ये भी बताती है कि उसकी शादी भी हो चुकी है और उसका बच्चा भी है। लेकिन निकी के उसके बच्चे के बारे में ज्यादा सवाल पूछने पर मैलेरी उसे रोक देती है। यानी कि कुछ तो मिस्टीरियस जरूर है मैलेरी के बच्चे को लेके, इसके चलते वो ज्यादा बात नहीं करना चाहती उसके बारे में। हो सकता है कि उसका बच्चा किसी तरह डिसेबल्ड हो और टॉड जो कि इंटेलिजेंसिया का मेंबर है उसने प्रॉमिस किया हो मैलेरी के बच्चे को ठीक करने के लिए, और उसी ने ही बताया होगा मैलेरी को कि शी-हल्क का ब्लड कितना जरूरी हो सकता है उसके बच्चे को दोबारा ठीक करने के लिए। शायद इसीलिए मैलेरी यहाँ टॉड के साथ काम कर रही है। अब ऑब्वियसली ये एक थियरी ही है, लेकिन जिस तरह से मैलेरी का बिहेवियर रहा है इस शो में, वो काफी ज्यादा इंडिकेट कर रहा है कि उसका भी शी-हल्क के अगेंस्ट इस कॉन्स्पिरेसी में किसी तरह का हाथ है। डेफिनेटली हमें आने वाले एपिसोड्स में इसके बारे में पता चल ही जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने मेरे पिछले थियरी वीडियो में कहा, इंटेलिजेंसिया या टॉड को जेनिफर का ब्लड अल्टीमेटली मिल ही जाएगा और टॉड प्रोबेबली ये ब्लड सबसे पहले अपने ऊपर ही यूज करेगा, जिससे शायद वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक तरह के डिस्टॉर्टेड हल्क में। क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ ब्रूस और जेनिफर का डीएनए ही वो वजह है जिससे गामा रेडिएशन उन्हें बुरी तरह अफेक्ट नहीं करता। सो प्रोबेबली इस शो के फिनाले में शी-हल्क और टॉड के बीच एक बड़ी सी फाइट हो सकती है। सो लेट्स सी। अब क्योंकि सिर्फ 3 ही एपिसोड्स बचे हैं और फिनाले प्रोबेबली शी-हल्क और टॉड के बीच एक फाइट पर बेस्ड होगा, तो काफी चांसेस है कि डेयरडेविल हमें एपिसोड 7 या 8 में दिख जाए। मैट मर्डॉक के रिटर्न के ऊपर एक थियरी बताई थी मैंने पिछले वीडियो में, जिसे आप यहाँ ऊपर राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। लेकिन शॉर्ट में अगर आपको जानना है तो मैट मर्डॉक यहाँ शो में कॉस्ट्यूम डिजाइनर ल्यूक जेकब्सन की वजह से आएगा, जिसे मैट का मास्क और जेनिफर का सुपर हीरो कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है। मोस्ट प्रोबेबली ल्यूक मैट का क्लाइंट हो सकता है और काफी चांसेस है कि किसी ने ल्यूक पे केस किया होगा, जिसकी वजह से मैट को अब कोर्ट में उसे डिफेंड करना पड़ेगा। और शायद जिसने केस किया होगा ल्यूक के ऊपर वो जेनिफर का क्लाइंट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक लॉयर शो है।
सो मैट और जेनिफर के बीच एक कोर्ट बैटल होना इमिनेंट है और ये प्रोबेबली इस शो का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। इसके साथ साथ फ्रॉगमैन भी हमें दिखने वाला है एमसीयू में पहली बार, जिसकी एक छोटी सी ग्लिम्स हमें एपिसोड 5 के एंड में देखी थी। फ्रॉगमैन भी या तो अपने खुद के डेडिकेटेड एपिसोड में दिख सकता है या फिर वो भी इस डेयरडेविल वाले एपिसोड का हिस्सा हो सकता है, कंसिडरिंग वो भी हमें ल्यू के कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में दिखा था और कॉमिक्स में वो एक वक्त पर डिफेंडर्स का हिस्सा भी रहा है जिसमें डेयरडेविल भी था। सो काफी चांसेस है या एमसीयू में उसका और डेयरडेविल का एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाए जो कि आगे चल के एको और डेयरडेविल बॉर्न अगेन शो में कैरी फॉरवर्ड होगा। और डेफिनेटली टाइटेनिया का रोल भी खत्म नहीं हुआ है इस शो में, वो भी हमें आने वाले एपिसोड्स में दिखेगी। हो सकता है कि वो हमें एपिसोड 7 में ही दिख जाए। हम ट्रेलर से जानते हैं कि ब्लॉन्स्की भी दिखने वाला है दोबारा उसके अपने रिट्रीट या सपोर्ट ग्रुप के साथ, जहां जेनिफर उससे मिलने जाने वाली है। अब तक इसका कोई रीजन डिस्क्लोज नहीं हुआ कि आखिर जेनिफर को ब्लॉन्स्की से दोबारा मिलने की जरूरत क्यों पड़ी। हो सकता है कि ब्लॉन्स्की के सपोर्ट ग्रुप के किसी मेंबर के ऊपर केस हुआ हो जिसकी वजह से जेनिफर को ब्लॉन्स्की के पास आना पड़ा हो और इसी जगह पर टाइटेनिया जेनिफर को दोबारा मिलेगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बिहाइंड द सीन शॉट में हम टाइटेनिया को उसी जगह देखते हैं जहाँ ब्लॉन्स्की का सपोर्ट ग्रुप बैठता है। हो सकता है कि यहाँ ब्लॉन्स्की भी अबॉमिनेशन बनकर शी-हल्क की मदद करे टाइटेनिया को डिफीट करने में, कंसिडरिंग उसे भी हम दोबारा ट्रांसफॉर्म स्टेट में देख रहे ट्रेलर्स में, भले ही उसे कोर्ट से ट्रांसफॉर्म होने के लिए मना किया गया था एपिसोड 2 में। और प्रोबेबली इसी एपिसोड में हम थंडरबोल्ट्स में उसके रोल को लेकर भी टीज देखे, इवन दो अबॉमिनेशन D23 के थंडरबोल्ट्स अनाउंसमेंट का हिस्सा नहीं था, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो खुद भी एक तरह का ट्रांसफॉर्म सुपर सोल्जर ही है और एग्जिस्टिंग थंडरबोल्ट्स टीम में ऑलरेडी मल्टीपल सुपर सोल्जर्स मौजूद है। तो अबॉमिनेशन का इस टीम में होना ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है और कॉमिक बुक हिस्ट्री को अगर हम देखें तो अबॉमिनेशन थंडरबोल्ट्स टीम का हिस्सा काफी वक्त से रहा है। सो लेट्स सी। तो ये थी मेरी थियरी एपिसोड 7 को लेके। क्या आपके हिसाब से मैलरी भी टॉड और इंटेलिजेंसिया के साथ मिली हुई है और जेनिफर को वापस ब्लॉन्स्की के पास क्यों जाना पड़ रहा है? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसी वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रीसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे सेफ।